न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने के बाद अब हम देखेंगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आईएमपी क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, साझेदारी से क्या आशय है। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का एक ऐसा अनुबंध है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर लाभ कमाने के लिए एकत्र होते हैं और बिजनेस व्यापार उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। इसमें अगर आप भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार जो परिभाषा दी गई है वो अगर आप लिखेंगे तो उसमें आपको मार्किंग अच्छी होगी। सेकेंड क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख से क्या आशय है। साझेदारी संलेख साझेदारी समझौता भी कहलाता है, साझेदारी अनुबंध भी आप इसको कह सकते हैं, साझेदारी ठहराव भी आप इसको कह सकते हैं। मतलब अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि साझेदारी संलेख या साझेदारी समझौता किसे कहते हैं, साझेदारी अनुबंध किसे कहते हैं, साझेदारी ठहराव किसे कहते हैं, तो सभी का उत्तर एक ही रहेगा। साझेदारी संलेख साझेदारों के बीच में किया गया एक समझौता है जिसमें साझेदारी फर्म से संबंधित समस्त नियमों और शर्तों का उल्लेख किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, फर्म में साझेदार कौन हो सकता है। तो फर्म में साझेदार बनने के लिए 3 कंडीशन होना जरूरी है। नंबर 1, उसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वयस्क हो, वयस्क मतलब 18 वर्ष जिसने पूरे कर लिए हों, वो फर्म में साझेदार बन सकता है। सेकंड कंडीशन, वो स्वस्थ मस्तिष्क का हो। स्वस्थ मस्तिष्क का हो मतलब वो पागल ना हो, अनुबंध करने की क्षमता हो उसके अंदर। और नंबर 3, सरकार द्वारा या किसी भी राज नियम द्वारा उसको अनुबंध करने के अयोग्य घोषित न किया गया हो। ये 3 शर्तें जो भी व्यक्ति पूरी करता है वो फर्म में साझेदार बन सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, साझेदारों की लाभ की गारंटी या आश्वासन को समझाइए। साझेदारों को लाभ की गारंटी, जब साझेदार अपने किसी साथी को या किसी अन्य व्यक्ति को जब वो साझेदार बनाते हैं तो जब वो गारंटी देते हैं कि उसे एक निश्चित राशि प्रतिवर्ष लाभ के रूप में दी जाएगी, वो लाभ की गारंटी या आश्वासन कहलाता है। उतना लाभ उसको फर्म को देना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि उस लाभ में कुछ कमी पड़ती है तो जो शेष बचे साझेदार हैं वो उसका भुगतान करते हैं। साझेदारी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आप साझेदारी की क्या क्या विशेषताएं हैं। साझेदारी नंबर 1, वैध अनुबंध। साझेदारी साझेदारों के बीच में किया गया एक वैध अनुबंध होता है, लिखित समझौता होता है ना। समझौता वैध होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी की अवैध काम को करने के लिए साझेदारी बना ली जाए। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, साझेदारी में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं। मिनिमम 2 और अधिकतम 50 हो सकते हैं। इसके अलावा लाभ का बंटवारा, साझेदारी फर्म का मुख्य उद्देश्य होता है साझेदारों के बीच में लाभ का बंटवारा, कि उनके बीच में लाभ का बंटवारा किस तरीके से किया जाएगा, ये उनका मुख्य उद्देश्य होता है। इसके अलावा साझेदारों की पूंजी, किस साझेदार को कितनी पूंजी लगाना है, ये भी उसमें दिया जाता है। असीमित दायित्व, साझेदारी फर्म में साझेदारों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। अगर फर्म को हानि होती है तो साझेदार अपनी निजी संपत्तियों का भी उपयोग उन दायित्वों के भुगतान के लिए कर सकते हैं। ये थी साझेदारी फर्म की विशेषताएं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियमों को समझाइए। साझेदारी संलेख साझेदारों के बीच में किया गया समझौता है, लेकिन कुछ साझेदार अपने बीच में साझेदारी संलेख को बनाना ज़रूरी नहीं समझते। कब ज़रूरी नहीं समझते? जबकि वो आपस में रिलेटिव्स हों या अच्छे फ्रेंड्स हों तो वो अपने बीच में संलेख नहीं बनाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है उसके नियम लागू होते हैं। उसके नियम में नंबर 1, उसमें आपको किसी भी साझेदार को किसी तरह का कोई पूंजी पर ब्याज नहीं देना है, न ही किसी से आरंट पर ब्याज लेना है, ऋण पर ब्याज। उसके अलावा अगर किसी पार्टनर ने, किसी साझेदार ने फर्म को लोन दिया है, फर्म को ऋण दिया है, तो उस पर उसको आपको 6% से इंटरेस्ट देना है। कितना ब्याज देना है? 6% से। लाभ का बंटवारा,
साझेदारों के बीच में जो लाभ का बंटवारा है वो बराबर मात्रा में किया जाएगा, चाहे किसी भी साझेदार ने कितनी ज़्यादा पूंजी क्यों ना लगाई हो। लाभ का बंटवारा आपको बराबर बराबर करना है। इसके अलावा साझेदारों को किसी तरह का कोई वेतन नहीं दिया जाएगा, कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा, मतलब कोई पारिश्रमिक उनको नहीं दिया जाएगा। फर्म की संपत्ति का उपयोग, फर्म की संपत्ति का उपयोग सिर्फ फर्म के कार्यों के लिए होगा। कोई भी साझेदार उसका निजी कार्यों के लिए उपयोग नहीं कर सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा बिजनेस का संचालन, व्यवसाय का संचालन। व्यवसाय का संचालन सभी साझेदारों के द्वारा किया जा सकता है। हर साझेदार को ये अधिकार है कि वो व्यापार के संचालन में भाग ले सके, फर्म के जो खाते हैं उनको देख सके। ये नियम थे हमारे साझेदारी संलेख के अभाव में जो लागू होते हैं। अब लाभानी खाता और लाभ हानि नियोजन खाता, इनमें क्या अंतर है ये हमको बताना है। तो लाभानी खाता जो होता है वो क्या होता है, व्यापार खाते के बाद बनाया जाता है। व्यापार खाता मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद बनाया जाता है। जबकि लाभानी नियोजन खाता जस्ट लाभानी खाते के बाद बनाया जाता है। ठीक है, आया समझ में आपको कि लाभानी खाता व्यापार खाते के बाद बनाया जाता है और लाभानी नियोजन खाता लाभानी खाते के बाद बनाया जाता है। अब इस खाते में क्या होता है, लाभानी खाते में कोई भी प्रारंभिक और अंतिम शेष नहीं होता है, जबकि लाभानी नियोजन खाते में प्रारंभिक और अंतिम शेष होता है। इस खाते में आय व्यय की मदों को लिखा जाता है, जबकि इसमें सिर्फ नियोजन से संबंधित मदें लिखी जाती हैं। नियोजन से संबंधित मतलब जो साझेदारों को दी जाने वाली हैं, जो लाभानी खाते में नहीं लिखी गई हैं, वो मदें हमको लाभानी नियोजन खाते में लिखना होती हैं। इसमें बनाते समय मिलान के सिद्धांत का पालन किया जाता है और इसमें समय मिलान के सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता है। ये सभी व्यापारिक उपक्रमों के लिए ज़रूरी है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, एकाकी व्यापार हो, साझेदारी हो या कंपनी हो, ये सभी के लिए ज़रूरी है। जबकि ये जो लाभानी नियोजन खाता है ये सिर्फ साझेदारी फर्म के लिए ही ज़रूरी होता है, बाकी फर्म के लिए ये ज़रूरी नहीं होता है। इसके बाद है स्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर बताइए। स्थायी पूंजी जैसा कि नाम से ही हम देख रहे हैं, स्थायी मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, स्थायी पूंजी पद्धति कहलाती है। परिवर्तनशील पूंजी जिसमें हर साल पूंजी का जो शेष है वो कम या ज़्यादा होता रहता है। स्थायी पूंजी में दो खाते बनाए जाते हैं, नंबर 1 पूंजी खाता, नंबर 2 चालू खाता। और परिवर्तनशील पूंजी में ओनली एक ही खाता बनाया जाता है, साझेदारों का पूंजी खाता। स्थायी पूंजी पद्धति में पूंजी खाते का शेष हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में पूंजी खाते का जो शेष है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। स्थायी पूंजी पद्धति में पूंजी खाते में सिर्फ साझेदारों की पूंजी लिखी जाती है और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में पूंजी खाते में साझेदारों की पूंजी के अलावा आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन सभी का लेखा इसमें किया जाता है। इसीलिए इसको परिवर्तनशील पूंजी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो शेष है, इसका जो बैलेंस है वो हर साल बदलता रहता है।